वेपर्स के फॉर्म में, है ना, लेक और वाटर वेपर के फॉर्म में। तो लास्ट क्लास में हमने यही चेक किया था कि वाटर कितने परसेंट एरिया में पाया जाता है कि नहीं, यहाँ तक हमने डिस्कस किया था। आज हम फ्रेश चीज डिस्कस करेंगे कि फ्रेश वाटर के साथ क्या प्रॉब्लम है। फ्रेश वाटर जो है बेटा, वो मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस है अर्थ पर, क्योंकि पानी के बिना कोई जी सकता है क्या? नहीं। नो मैम। पहली चीज तो ये है कि हमें जीने के लिए फ्रेश वाटर बहुत जरूरी है। दूसरी बात ये है कि वाटर साइकिल कोई टर्म है, सुना है क्या कभी? यस मैम। वाटर साइकिल के हिसाब से जो पानी अर्थ पे है वो इवेपोरेट होकर एटमॉस्फेयर में जाता है, फिर एटमॉस्फेयर से वो प्रेसिपिटेशन के कंडेंसेशन। फॉर्म में अर्थ पर आता है। इसको बोलते हैं टोटल वॉल्यूम जो है बेटा पानी का, वो कांस्टेंट है। यानी जितना पानी है अर्थ पे, क्या वो बढ़ रहा है, नो मैम। क्या वो घट रहा है? नो मैम, नहीं, उसकी टोटल वॉल्यूम कांस्टेंट है। इट्स जस्ट दैट कि जब हमारे पास फ्रेश वाटर की कमी हो रही है, क्योंकि फ्रेश वाटर इन अ वे डिस्चार्ज होकर के गलत तरीके से ओशन पे मिलते जा रहा है, मे बी इसलिए वो खारा हो रहा है, समझ रहे? लेकिन जो टोटल वॉल्यूम है वाटर का वो कांस्टेंट होता है। इसका ये मतलब है कि पानी ऐसा नहीं है कि मैन्युफैक्चर होता है, बनता नहीं रहता है। पानी कांस्टेंट है, वो वाटर साइकिल के फॉर्म में होता है। जब अर्थ में वाटर रिवर और लेक्स में होता है तो इवेपोरेट करके वो एटमॉस्फेयर में जाता है, फिर एटमॉस्फेयर में वो बारिश के फॉर्म में नीचे आता है, ठीक है? तो इस तरह से पूरा वाटर साइकिल ये बोलती है कि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। हाँ बेटा। मैम। मैम, जैसे एक साइड से अगर इवेपोरेशन होती है और पानी का लेवल थोड़ा सा लो होता है तो फिर मैम वो प्रेसिपिटेशन से फिर वापस इक्वल हो जाता है, तो फिर साइड करेक्ट। में। तो इसी को हम बोलते हैं वाटर साइकिल, ठीक है? वाटर साइकिल के हिसाब से वॉल्यूम जो है पानी का वो कांस्टेंट है, बट जो ह्यूमन यूज के लिए जो पानी है वो कहीं ना कहीं वाटर पॉल्यूशन की वजह से कम होते जा रहा है कि नहीं? मैम। इसी गुड इवनिंग। इसीलिए हम पानी यूज नहीं कर पा रहे। हमको वाटर में क्या लिखना है, तो आप पहले हेडिंग डालिए वाटर और उसमें लिखिए 2 पॉइंट। 75% एरिया ऑफ अर्थ इज क्या है, मेड अप ऑफ वाटर, ठीक है, कवर्ड बाय वाटर। कवर्ड विथ वाटर। फिर उसमें क्या है, ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज फिट फॉर ह्यूमन यूज। और ये कहाँ पाया जाता है? रिवर्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स में। तो ये वाला पॉइंट जो रेड किया हुआ है ये आपको लिखना है, ठीक है? थर्ड पॉइंट लिखना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज कांस्टेंट, क्योंकि वाटर जो है वो ना तो बढ़ रहा है ना ही घट रहा है। वो साइकिल के फॉर्म में अर्थ से एटमॉस्फेयर में जाता है इवेपोरेट होके, और एटमॉस्फेयर से वापस प्रेसिपिटेट होके जमीन पर आता है। तो इसको बोलते हैं वाटर साइकिल। थर्ड पॉइंट लिखना है, वाटर वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ठीक है? अब इतना लिख लोगे तब मुझे बताना। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटा। मैम, हम ये कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी ज्योग्राफी, लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज। और उसमें हम लैंड वाला पोर्शन कवर कर चुके हैं, सॉइल वाला हम वाटर फ्रेश पढ़ रहे हैं। तो वाटर हेडिंग से आप शुरू कर सकते हो इफ यू आर न्यू और पहले आपने नहीं पढ़ा है तो वाटर में अभी मैंने 3 पॉइंट लिखने के लिए दिए हैं। मैम, this book from this book only you are teaching? इट्स बेसिक एनसीईआरटी बेटा, तो एनसीईआरटी वुड बी कवर्ड हियर। आपके बुक में भी ये चैप्टर इसी के नाम से होगा। अगर आपके यहाँ कोई इंटीग्रेटेड सोशल साइंस चलती है क्या? Yes मैम। हाँ, तो आई विल टेल यू कि किस चैप्टर से है। सेम ओनली कंटेंट में कोई फर्क नहीं है, ठीक है? आप यहाँ से पढ़ लो, नोट्स इसी से बना लो और क्वेश्चन अपनी बुक के। From natural resources, land, soil and water. या आई विल टेल यू, स्पॉटलाइट चलती है आपके यहाँ? Ma'am, I am showing you. या स्पॉटलाइट चलती है, ये चलती है? नहीं तो फिर सेम ही होगा, उसमें देखो तीनों सेक्शन होंगे। तो जब आप ज्योग्राफी के सेक्शन पे जाओगे ना तो फिर होगा, पहला होगा टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, फिर होगा लैंड एंड सॉइल और फिर होगा वाटर। तो आप वाटर पढ़ रहे हो अभी। इंडेक्स खोलो अपनी। इंडेक्स में चैप्टर है कोई वाटर नाम से ज्योग्राफी सेक्शन में? Ma'am, natural resources, land, soil and water. हाँ बस वही है, यही चल रहा है। बिल्कुल चैप्टर का नाम भी यही है ज्योग्राफी में, ठीक है?
तो यहाँ उसमें हम सॉइल पढ़ चुके हैं ऑलरेडी लास्ट क्लास तक, तो अभी मैं वाटर पढ़ा रही हूँ, नेचुरल रिसोर्सेज में वाटर। ठीक है, तो आपका हाफ चैप्टर चल रहा है। आप हेडिंग डालो वाटर, और आपको वाटर में 3 पॉइंट लिखने हैं। 75% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। तो अर्थ के 75% एरिया में वाटर है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट लिखना है, ओनली 1% of फ्रेश वाटर इज अवेलेबल फिट फॉर कंजम्पशन। ठीक है, यानी टोटल 75% वाटर पाया जाता है अर्थ में। उस 75% में जो 2.75% है वो फ्रेश वाटर के फॉर्म में है, लेकिन ये पूरा फ्रेश वाटर हम यूज नहीं कर पाते, हम केवल 1% फ्रेश वाटर यूज कर पा रहे हैं। ओनली 1% फ्रेश वाटर इज अवेलेबल एंड इज फिट फॉर ह्यूमन यूज। ये कहाँ पाया जाता है? ग्राउंड वाटर में पाया जाता है, सरफेस वाटर के फॉर्म में, रिवर और लेक्स के फॉर्म में पाया जाता है, और वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में जो है उसके फॉर्म में पाया जाता है। दिस इज योर पॉइंट नंबर 2। ठीक है, फिर आपका थर्ड पॉइंट ये है कि टोटल वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है वाटर का, बिकॉज वाटर जो होता है वो साइक्लिंग के थ्रू, ओशियन के थ्रू एटमॉस्फेयर में जाता है, मतलब इवेपोरेट होके, एंड देन लौट के वापस अर्थ पर आता है। इसको बोलते हैं वाटर साइकिल। तो आप चाहो तो छोटा सा डायग्राम जैसे मैंने ये बनाया है ना, कि ये अर्थ है और ये है एटमॉस्फेयर। तो अर्थ से इवेपोरेट होता है तो वाटर ऊपर जाता है, एरो ऊपर की तरफ बनाना है, ऐसे अर्थ से ऊपर की तरफ, और फिर प्रेसिपिटेशन से नीचे की तरफ। तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि वाटर साइकिल में टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज कांस्टेंट। समझ आ गया कैसे नोट्स बनाने हैं? आ गया ना सबको? लिख लिया सबने? मैम आई एम राइटिंग। ओके, मैम व्हाट इज द थर्ड पॉइंट? थर्ड पॉइंट ये है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज कांस्टेंट। थर्ड पॉइंट आपको यहां से लिखना शुरू करना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज कांस्टेंट। पहले ये लिखो। ठीक है, फिर उसमें आप आगे वाटर साइकिल बना सकते हो कि अर्थ से वाटर एवेपोरेट होकर एटमॉस्फेयर में जा रहा है, एटमॉस्फेयर से वापस आ रहा है, तो लिख दो इसको वाटर साइकिल। ठीक है, यानी वाटर एवेपोरेट होकर एटमॉस्फेयर में जाता है। इसको आपको ये भी लिखना है कि वाटर एवेपोरेट होकर एटमॉस्फेयर में जाता है। मेरे हिसाब से हम केवल इतना ही लिख सकते हैं, दैट टोटल वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ठीक है, और उसके नीचे वाटर साइकिल बना लो। वाटर साइकिल का यही मतलब है ना, वाटर क्रिएट नहीं हो रहा है और डिस्ट्रॉय भी नहीं हो रहा है। अर्थ से वाटर एटमॉस्फेयर में जाता है एवेपोरेट होके, और एटमॉस्फेयर से बारिश होके वापस नीचे आ जाता है, तो उसको बोलते हैं वाटर साइकिल। ठीक है, लिख लो, बिकॉज ऑफ वाटर साइकिल टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज कांस्टेंट। क्योंकि वाटर साइकिल के फॉर्म में चलता है, तो इसीलिए उसका टोटल जितना भी पानी है वो कम नहीं हो रहा है, वो उतना ही है। समझ गए? ये है थर्ड पॉइंट। समझ आ गया आप सबको? यस मैम। ठीक है, तो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स आगे का। सबने लिख लिया है ना? यस मैम। ठीक है, ओके, सबने लिख लिया है तो अब आगे चलते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। हमने भाई जब वाटर साइकिल है तो पानी कांस्टेंट होना चाहिए, बट फिर प्रॉब्लम कैसे आई पानी की? ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि ह्यूमंस जो होते हैं वो केवल पीने के लिए पानी यूज नहीं करते, वॉशिंग के लिए नहीं करते, बट इसके अलावा प्रोडक्शन में भी यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि पानी बस हम पीते हैं और केवल कपड़े या नहाने के लिए यूज करते हैं। हम एग्रीकल्चर में भी यूज करते हैं, इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी यूज होता है, डैम्स वगैरह में। तो अभी क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है, तो खाने की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। खाने की डिमांड बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर में ज्यादा पानी देना पड़ता है। सिमिलरली पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसलिए अर्बेनाइजिंग बढ़ रहा है, यानी लोग शहरों में रहना प्रेफर करते हैं, तो कंक्रीट की रोड्स वगैरह होती है वहां पर। जब बारिश होती है तो पानी नीचे नहीं जा पाता है जमीन के अंदर, समझ गए, ताकि वाटर टेबल मेंटेन रहे। अभी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना बढ़ गया है जिसकी वजह से फ्रेश वाटर
कम हो गया है, समझ गए। फ्रेश वाटर तो 2.7% ही है, टोटल वाटर बेटा कांस्टेंट है। जो ह्यूमंस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, इस वजह से क्या होता है, हम एग्रीकल्चर के लिए भी यूज कर रहे हैं, अपने पर्सनल यूज के लिए भी वाटर यूज कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज के लिए भी यूज कर रहे हैं। इसी वजह से जो वाटर के रिसोर्सेज हैं वो ड्राई अप हो रहे हैं, वो सूख रहे हैं। और वाटर के पोल्यूशन भी एक रीजन है कि पानी कम हो रहा है, समझ गए। तो टोटल पानी तो कांस्टेंट है, लेकिन पानी का बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है। हम ड्रेन्स में इतना ज्यादा पानी बहाते हैं, फिर वो ओशन में जाके मिल जाता है। आधे पानी को हमने पोल्यूट कर दिया है, समझ गए। इसीलिए हमारे यूज का जो पानी है वो कम हो गया है, ओवरऑल पानी कम नहीं हुआ है, समझ गए। ठीक है, तो इतनी बात समझ, हाँ बेटा इतनी बात समझ में आ गई। अगली हेडिंग आपको लिखनी है प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो अब आप लिखो कि क्या है प्रॉब्लम क्या है वाटर अवेलेबिलिटी की। पहला ये है कि ओवर यूज ऑफ वाटर इन इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर, है कि नहीं। प्रॉब्लम क्या है वाटर अवेलेबिलिटी की, तो पहला प्रॉब्लम लिखो ओवर यूज ऑफ वाटर इन इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर में हम ओवर यूज कर रहे हैं वाटर का, है कि नहीं। ओवर यूज ऑफ वाटर इन इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर, ये तो पहला रीजन है। दूसरा रीजन क्या है, वाटर पोल्यूशन। वाटर अवेलेबिलिटी का दूसरा प्रॉब्लम है बेटा कि वाटर इतना पॉल्यूट हो गया है कि यूज करने का, ठीक है, हमको बहुत वो पड़ रही है। ठीक है, तीसरा है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन। लोग इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं कि हमको ज्यादा पानी जरूरत पड़ रही है और उतना पानी है नहीं हमारा। तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन मतलब लोग शहरों में रहने लगे ना, पहले लोग गांव में रहते थे तो बाल्टी बाल्टी मग्गे से नहाते थे, अब शहरों में आ गए, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स में रहते हैं, चला देते हैं। क्या चला देते हो तुम लोग, 4 और 1 घंटे खड़े रहते हो उसके नीचे। एक बाल्टी पानी में जो इंसान नहा सकता है वो 20-20 30-30 बकेट पानी ले रहा है शावर में नहाने में। इतना पानी यूज करोगे तो पानी कम हो ही जाएगा। ये 3 लिख लिया, प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर स्कार्सिटी। ये चीजों की वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारी जगहों पे बेटा ड्रॉट्स आ रहे हैं। स्कैर्सिटी का शॉर्टेज ऑफ वाटर होता है क्या? यस, स्कार्सिटी का मतलब शॉर्टेज होता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स क्या है वाटर की, तो प्रॉब्लम्स आपने लिख ली, प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। तो ये 3 पॉइंट लिखने के बाद में आप लिख लो ड्यू टू दी, मैम हाँ ये 3 पॉइंट लिख लिया। यस मैम। यस मैम हाँ खुशी, मैम एक्चुअली आपने बोला वाटर लेवल डाउन होता है क्योंकि स्कैरसिटी ऑफ वाटर, तो मैम नहाने में तो फ्रेश वाटर यूज नहीं होता, तो उसका लेवल कैसे डाउन हो सकता है? नहाने में फ्रेश वाटर यूज नहीं करते हो, समुद्र से ला रहे हो पानी। कौन ला रहा है ओशियन से पानी नहाने के लिए, टेल मी। मैम एक और रीजन हो सकता है मैम, हाँ बताओ अर्श। मैम जैसे कि मैम टेक्नोलॉजी में मैम जब हम कोई मैम डिवाइस बनाते हैं मैम, मोबाइल लैपटॉप मैम, उसमें भी तो मैम टन्स ऑफ वाटर यूज होते हैं। हाँ हाँ, इसीलिए तो इंडस्ट्रीज बेटा कॉमन टर्म है हर टाइप की इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल बेस्ड इंडस्ट्री हो, चाहे वो लेदर इंडस्ट्री हो, चाहे वो केमिकल इंडस्ट्री हो, चाहे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, चाहे न्यूक्लियर इंडस्ट्री, समझ गए। सारी ही इंडस्ट्रीज में बहुत पानी लगता है और इंडस्ट्रीज पानी को एज अ कूलेंट भी यूज करती है अपनी मशीनों को ठंडा करने के लिए, उसमें भी वो बहुत पानी बर्बाद करती है, समझ गए। तो पानी जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी हो रहा है, उसके नीचे जो 3 पॉइंट आप लिख लिए हैं, उसके नीचे लिखो ड्यू टू स्कैर्सिटी ऑफ वाटर मैनी एरियाज इन द वर्ल्ड आर फेसिंग सीवियर ड्रॉट। वाटर स्कैर्सिटी की वजह से अर्थ के बहुत सारे एरियाज है जहां पर सीवियर ड्रॉट की सिचुएशन है, मतलब सूखा पड़ गया है, वहां इतना भी पानी नहीं है कि लोग पानी पी सके। इंडस्ट्रीज लगाना और क्रॉप लगाना तो बहुत दूर की बात है, वहां पीने के लिए पानी नहीं बचा है। ठीक है, सो ड्यू टू दी वाटर स्कैर्सिटी मेनी एरियाज इन द वर्ल्ड आर फेसिंग सीवियर ड्रॉट सिचुएशन। मेनी एरियाज इन वर्ल्ड के बहुत सारे एरियाज में, फिर से बोल रही हूँ, ड्यू टू स्कैर्सिटी ऑफ वाटर मेनी एरियाज इन द वर्ल्ड आर फेसिंग सीवियर ड्रॉट लाइक सिचुएशन।
यानी सूखे जैसी सिचुएशन पड़ गई है, ठीक है। ड्यू टू scarcity of water, many areas in the world are facing severe drought-like situation. Severe की spelling ये लिखी है SEVERE. Severe drought-like situation. लिख लिया सबने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अब हमें प्रॉब्लम तो पता चल गई, अब सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन है कि हम कंजर्वेशन कैसे करेंगे। अपने छोटे दिमाग में बड़ा बड़ा आंसर सोचो और मुझे बताओ कैसे करेंगे कंजर्वेशन पानी। मैम जो आरओ में से जो पानी निकलता है साइड जो पाइप से, उसको हम लोग कलेक्ट करके प्लांट्स में डाल सकते हैं, फिर किसी मटेरियल को वॉश कर सकते हैं। राइट। सबसे पहले तो आप हेडिंग डाल लो कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, यानी हम कैसे कंजर्वेशन करेंगे, ठीक है। फिर एक एक पॉइंट हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं और वो पॉइंट हम लिखते जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है जो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्योंकि तुम बोलोगे कि मैम अगर आप वाटर साइकिल वाली बात कह रहे हो, अगर आप कह रहे हो कि जितना पानी अर्थ से इवेपोरेट होकर एटमॉस्फेयर में जाता है उतना सारा पानी बारिश होके अगर नीचे आता है, तो सबसे अच्छा तरीका तो क्या हुआ कि रेन वाटर ही कलेक्ट कर लो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग में रिप्लेनिश कर सकते हैं। करेक्ट है, हुआ कि नहीं? सबसे बढ़िया तरीका तो यही है कि जब पता है कि जितना पानी अर्थ से ऊपर गया है उतना पानी बरसेगा ही बरसेगा, उतने पानी का क्या करेंगे? रेन वाटर कलेक्ट कर लो। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सबसे अच्छा। वाटर कलेक्ट कर ले। क्या बोल रहे हो मैम? वाटर को रिप्लेस करने के मैम रेन वाटर हार्वेस्टिंग से हम वापस आ सकता है। वही तो बोल रही हूँ, रेन सबसे पहला क्या करना है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एग्जाम्पल क्या है? रूफ टॉप टैंक। अपने छतों के ऊपर अगर लोग टैंक बना ले तो कितनी बारिश होती है, कभी कभी पूरा टैंक भर जाएगा, है कि नहीं? लेकिन कोई करता है ऐसा? नहीं करता। बिल्डिंग्स के ऊपर कहीं टैंक नहीं होता है, लेकिन अगर आप रूफ टॉप टैंक बना लो या रूफ टॉप पे कलेक्ट करना शुरू कर दो, सब लोग अगर अपने घरों के छतों के ऊपर टैंक बना लेंगे तो सोचो पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि नहीं? बहुत टाइम पे हो जाएगी। बारिश का पानी इकट्ठा हो जाएगा, उसमें क्लोरीन डालोगे, पानी साफ बना रहेगा और उसको हम आराम से यूज कर सकते हैं। अगर पीने के लिए यूज नहीं कर सकते तो नहाने और कपड़े धोने के लिए तो कर ही सकते हैं, और पीने के लिए थोड़ा पानी ग्राउंड वाटर से ले लो। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सबसे बढ़िया तरीका है। और लेकिन ये सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहा? जो पानी बरस रहा है वो कलेक्ट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि बेटा आजकल हमारे यहाँ सड़कें कंक्रीट की होती है, मिट्टी तो पानी एब्जॉर्व कर लेती है, समझ गए? अगर हमारी सड़कें कंक्रीट की बनी नहीं होती, हमारी सड़कें मिट्टी की बनी होती, तो जब पानी बरसता तो पानी नीचे एब्जॉर्ब हो जाता और जहां से पानी आया था वाटर टेबल नीचे अर्थ के वहां पहुंच जाता, कि नहीं? बट हमारी सड़कें भी कंक्रीट की बनी होती तो पानी नीचे जा नहीं पाता है, तो पानी नालियों के थ्रू होते 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 ड्रेन्स में पहुंच जाता है कहीं, समझ गए? उस एरिया का में वाटर टेबल, जिस एरिया में बारिश चाहिए हुई उस एरिया में तो कलेक्ट हुआ नहीं, नाली के थ्रू बह के पानी कहीं और चला गया, समझ गए? उस एरिया का तो वाटर टेबल डाउन हो ही जाएगा ना उस टाइम में, समझ गए? उस एरिया का जो वाटर टेबल है वो डाउन हो जाएगा, क्योंकि उस एरिया से पानी इवेपोरेट तो हो रहा है। उस एरिया में जो भी पॉन्ड्स हैं, जो भी लेक्स हैं, या जो भी लोग नहा रहे हैं, जो भी चीजें कर रहे हैं, तो लोग वहां पानी खर्च तो कर रहे हैं, लेकिन वहां पानी वापस आ पा रहा है क्या? नहीं। तो मान लो कि दिल्ली में नीचे ग्राउंड वाटर बहुत सारा है, बट फिर दिल्ली में जब बारिश होती है तो सारी सड़कें पक्की हैं, तो बारिश का पानी दिल्ली में नीचे जा नहीं पाता, लेकिन नीचे से पानी निकाल निकाल के सब लोग यूज तो करे ले रहे हैं, तो वाटर टेबल तो डाउन हो ही जाएगी, क्योंकि जो पानी आना चाहिए जमीन के अंदर वो तो नाली के थ्रू बह के कहीं और चला गया। टोटल वाटर तो सेम रहेगा, लेकिन उस एरिया का, जिस एरिया में कंजर्वेशन नहीं हो रहा है, उस एरिया की वाटर टेबल डाउन हो जाएगी। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो पहला तरीका होगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कंजर्व करने का। दूसरा तरीका क्या होगा? Best possible way of using क्या होगा? मैम वाटर को मैम ट्रीटमेंट ऑफ डिस्चार्ज वाटर, ठीक है। जो भी वाटर डिस्चार्ज होता है इंडस्ट्रीज से, ठीक है, उसका अच्छे से ट्रीटमेंट करके अगर वापस उसको अर्थ के अंदर डाल दिया जाए, कि नहीं? ट्रीटमेंट ऑफ डिस्चार्ज वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज से जो भी बेटा डिस्चार्ज वाटर निकलता है उसको अच्छे से ट्रीट करके अगर हम वापस टैंक्स वगैरह में स्टोर कर लें तो भी तो हमारा पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, कि नहीं? इंडस्ट्रीज से जो गंदा पानी निकलता है अभी तो वो वाटर पोल्यूशन कर देता है, तो यूज नहीं हो पाता वो पानी। धीरे धीरे पानी तो
पानी में अगर पॉल्यूशन भी हो गया, पानी गंदा हो गया, तब भी तो आपको यूज करने लायक नहीं बचेगा ना, अभी पानी की कमी हो जाएगी। जो भी इंडस्ट्रीज से वाटर निकलता है, डिस्चार्ज होता है, उसका हमें ट्रीटमेंट अच्छे से करना चाहिए, है कि नहीं? समझ गए? यस मैम। यस मैम। ठीक है, कुल मिलाकर के हमें वाटर पॉल्यूशन कम करना है। ठीक है, अगला क्या हो सकता है कंजर्व करने के लिए वाटर को? मैम की मैम हमें इरिगेशन के लिए मैम और मैनेजमेंट। सबसे बढ़िया बात एफॉरेस्टेशन। थर्ड क्या है? पेड़ लगाओ, क्योंकि पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो पानी को सोख लेती हैं। जब बारिश होगी तो पेड़ आपके पानी को सोख लेंगे, तो एफॉरेस्टेशन करो। ठीक है, फोर्थ क्या है? रिप्लेनिश करो अंडरग्राउंड वाटर को। जहां जहां अंडरग्राउंड वाटर कम हो रहा है, रिप्लेनिश का मतलब दोबारा से भर देना, वहां पर आप दोबारा से अंडरग्राउंड वाटर में फिलिंग कर दो। कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी लगाओ जिससे छेद करके अर्थ के अंदर वापस पानी पहुंचा दो। समझ गए? तरीके हैं, हम कर सकते हैं इनको। रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर। मैम व्हाट इज द थर्ड पॉइंट? एफॉरेस्टेशन, इसका मतलब होता है बेटा पेड़ लगाना। डिफॉरेस्टेशन का मतलब पेड़ काटना। थर्ड पॉइंट इज एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन, ठीक है। मैम इसे इरेज कर दीजिए वरना बच्चे समझेंगे। रिप्लेनिशिंग अंडरग्राउंड रिप्लेनिशिंग। क्या बोल रहे हो बेटा? मैम कुछ नहीं। तीसरा पॉइंट है एफॉरेस्टेशन, चौथा है रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर। समझ गए? फिर फिफ्थ क्या है? बेटर इरिगेशन टेक्नोलॉजी। अगर हम जैसे अभी हमको पता है ना कि हम इरिगेशन करते हैं तो कितना सारा पानी एग्रीकल्चर में यूज होता है ना, We can use drip system. करेक्ट। तो बेटर इरिगेशन टेक्नोलॉजी के एग्जांपल किस किस को पता है? पहला हो सकता है स्प्रिंकलर, कि नहीं? मैम ड्रिप सिस्टम। दूसरा हो सकता है ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर, स्प्रिंकलर वैसे ही होगा जैसे अब आजकल सबको सैनिटाइजेशन होता है, ऐसे ऐसे कुछ हल्का सा पानी बाहर आता है, तो वैसे ही स्प्रिंकलर में हल्का हल्का पानी बाहर आता है। पाइप में तो बहुत सारा पानी आ जाता है। पहला स्प्रिंकलर। दूसरा है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप इरिगेशन का मतलब क्या होता है? ड्रॉप बाय ड्रॉप इरिगेशन होगा, यानी पानी पेड़ को जितना पानी चाहिए उतना ही पानी मिलेगा। अभी हम ज्यादा और पानी दे मैम देते वो हैं, सीधा रूट में जाता है पानी। करेक्ट। और ड्रिप इरिगेशन में सिंस पूरा रूट पे होता है पानी, तो रूट ही पानी जाता है, तो जितना पानी पेड़ को चाहिए बस उतना ही पानी लेगा, ड्रिप इरिगेशन देगा। हम लोग अभी पाइप से डालते हैं, ढेर सारा पानी डाल देते हैं, उसमें पानी बहुत वेस्ट हो जाता है कि नहीं? ड्रिप इरिगेशन का दूसरा नाम ट्रिकल इरिगेशन भी है। ठीक है, फिर सिक्स पॉइंट है चेकिंग लॉस। ये आपको यहाँ लिखना है, चेकिंग वाटर लॉस थ्रू सीपेज एंड इवेपोरेशन। यहाँ पर जैसे मान लो टैंक वगैरह आपके घर के बाहर खुला है, ये है सिक्स पॉइंट, यहीं से लिख लो बेटा। चेकिंग वाटर लॉसेस थ्रू सीपेज एंड इवेपोरेशन। जहां पर आपके घर के बाहर टैंक वगैरह खुला है, उस टैंक को हमें ढक देना चाहिए। अगर धूप बहुत तेज है, ऑब्वियसली पूरा वाटर इवेपोरेट हो जाएगा। हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम ढक दें उनको, ताकि वाटर इवेपोरेट ना हो। अगर सोसाइटीज के ऊपर की जो टैंक वगैरह है वो ओपन हो जाएंगे तो क्या पानी हमें मिलेगा? इतनी गर्मी आजकल पड़ रही है, 1-2 दिन में पूरा पानी इवेपोरेट हो जाएगा, है कि नहीं? चेकिंग वाटर लॉस थ्रू सीपेज एंड इवेपोरेशन, ये है सिक्स्थ पॉइंट। लिख लिया सबने? Yes, ma'am. सारे हो गए ना हमारे? यस मैम। ओके, वाटर वाला हमारा जो पूरा वो है, वो वाटर वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया, है कि नहीं? है कि नहीं? Yes, ma'am. ठीक है, तो वाटर के बाद अब हम पढ़ने वाले हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। हेडिंग डाल लो फटाफट तुम लोग। डाल लिया हेडिंग सबने? यस मैम। ओके, चलते हैं इस टॉपिक की तरफ। आई थिंक इसमें सिर्फ 3 पेजेस ही बचे हैं, ये 4 है ना अभी? ओके, फिर एक्टिविटी 5 है। ओके, ये आखिरी हमारा है नेचुरल रिसोर्सेस, फिर उनका कंजर्वेशन हमें देखना है। ठीक है, तो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ से हम क्या समझते हैं?
बताओ। नेचुरल वेजिटेशन जो वाइल्ड लाइफ होती है वो अर्थ में बेटा 3 जोन होती हैं, आपने 7th में पढ़ा होगा, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, है ना। बायोस्फीयर। वो बायोस्फीयर तो तीनों की इंटरेक्शन वाली जोन है। लिथोस्फीयर वो एरिया है जहां पर मैम लैंड। लैंड लैंड। होती है, ये है लिथोस्फीयर, यहाँ पूरे में लैंड है, ठीक है। एटमॉस्फेयर लिथोस्फीयर के मैम ऊपर एयर। पाया जाता है, एयर। तो ये है एयर की लेयर है, ये है एटमॉस्फेयर, ठीक है। और जहां पानी पाया जाता है वहां होता है मैम हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर ना डेप्थ में होता है। हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। तो ये इधर हाइड्रोस्फीयर, और इन तीनों के बीच में, तीनों के इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। बायोस्फीयर। तो हमारी जो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ पाई जाती है कहाँ पाई जाती है? बायोस्फीयर में। बायोस्फीयर। एटमॉस्फेयर में तो कोई रहता नहीं है जाके, हम लोग एटमॉस्फेयर में तो ऊपर तो नहीं रह रहे ना जमीन के, हम रह रहे हैं बायोस्फीयर में, है कि नहीं। बायोस्फीयर की इंटरकनेक्टिंग जोन, यानी बायोस्फीयर एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर के बीच की जोन है नहीं, जहां पर ये तीनों मिल जाते हैं वहां बन जाता है बायोस्फीयर। यानी हमारे पास रहने के लिए लैंड भी है, पीने के लिए पानी भी है, और सांस लेने के लिए हवा भी है। बायोस्फीयर इज एन एरिया जहां पर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर तीनों मिल जाते हैं, जहां पर तीनों चीज मिल जाती हैं, समझ गए। तो हो जाता है बायोस्फीयर। इसीलिए बायोस्फीयर में वाइल्ड लाइफ यानी एनिमल और वेजिटेशन सरवाइव कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास एटमॉस्फेयर भी है, उनके पास हाइड्रोस्फीयर यानी पानी भी है, और लिथोस्फीयर भी है। समझ आ गई बात? यस मैम। ओके। लेकिन ये बायोस्फीयर में जितने भी लिविंग बीइंग्स रह रहे हैं वो ऐसा नहीं कि अकेले सरवाइव कर सकते हैं। अगर टाइगर कैसे सरवाइव करेगा अगर उसको खाने के लिए एनिमल्स ही नहीं मिलेंगे, रैबिट नहीं मिलेगा, डियर नहीं मिलेगा। हम कैसे सरवाइव करेंगे अगर हमें फूड के लिए क्रॉप्स या लैंड नहीं मिलेगी या वेजिटेबल्स नहीं मिलेंगी, है कि नहीं। बायोस्फीयर में रहने वाले जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, कि नहीं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और एक दूसरे यस। के ऊपर डिपेंडेंट भी होते हैं, क्योंकि हम खाना खाने के लिए पेड़ों पे डिपेंड है, पेड़ सन पे डिपेंडेंट है, ठीक है, और एनिमल्स हम पर डिपेंडेंट है कि नहीं। तो इसी तरह फूड है, फूड इसी तरह तो फूड चेन बनती है कि नहीं। फूड चेन का मतलब ये है कि एक दूसरे को खाता है, दूसरे से ह्यूमंस खाते हैं फिश, और टाइगर प्रीडेटर्स वगैरह ह्यूमंस को भी खा लेते हैं। उसी तरह रैबिट खाता है ग्रास, रैबिट को कौन खा लेता है? रैबिट को खा लेता है टाइगर, स्नेक। है कि नहीं। उसी तरह डियर क्या खाता है? डियर ग्रास खाता है, और डियर को भी प्रीडेटर स्पीशीज खाती हैं। वाइल्ड डॉग्स होते हैं, वाइल्ड डॉग रैबिट को खाते हैं, डॉग को खा लेते हैं टाइगर। इस तरह फूड चेन बनती है। हम लोग आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड और इंटर डिपेंडेंट है या नहीं? यस मैम मैम। है ना। Yes, ma'am. और यही फूड चेन। यही सिस्टम जिसपे हम आपस में एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड और इंटर रिलेटेड हैं, उसी सिस्टम को हम बोलते हैं कि ये सिस्टम लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है कि नहीं। क्योंकि यही वो सिस्टम है जिसमें इंसान जिंदा रह सकता है। अगर हमारे पास लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर नहीं होता, अगर हम लोग एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट नहीं होते, तो क्या हम सरवाइव कर पाते? नो मैम, वी सर्वाइव बिकॉज ऑफ मैम इकोसिस्टम। इंटरेक्शन बिटवीन मैम लैंड एयर एंड वाटर। करेक्ट। इसी सिस्टम को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। तो अब लिखो डेफिनेशन इकोसिस्टम की, क्या लिखोगे? इकोसिस्टम इज अ लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम। इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पे लाइफ पाई जाती है, ठीक है। सो इकोसिस्टम इज अ लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम वेयर living beings are interrelated and interdependent on each other। लिख लोगे? तो इकोसिस्टम इज अ लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम। इकोसिस्टम बेटा एक लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है जहां पर लिविंग बीइंग्स इंटर रिलेटेड होते हैं और इंटरडिपेंडेंट होते हैं। मैंने मतलब इनका बता दिया कैसे। इंटर रिलेटेड मतलब हम पेड़ों से रिलेटेड हैं, हम एक दूसरे के साथ सरवाइव कर रहे हैं, पेड़ भी रह रहे हैं, हम भी रह रहे हैं, और एट द सेम टाइम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी करते हैं खाना खाने के लिए, सांस लेने के लिए, ठीक है। कि पेड़ ऑक्सीजन नहीं बनाएंगे तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, सीधी बात है ना। इकोसिस्टम इज अ लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम where living beings are interrelated and interdependent on each other। लिख लिया? यस मैम। ओके Yes, ma'am. ओके।
वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ जो है ये एक वैल्यूएबल रिसोर्स है। जैसे प्लांट होते हैं वो हमको टिम्बर देते हैं, प्लांट एनिमल्स को शेल्टर देते हैं, बहुत सारे एनिमल्स है जो पेड़ों पर ही रहते हैं। प्लांट्स ऑक्सीजन बनाते हैं जो हम ब्रीद करते हैं। तो प्लांट्स हमारे लिए क्या करते हैं, लिख लोगे, आराम से लिख लोगे कि नहीं। प्लांट से हम फर्नीचर बनाते हैं, प्लांट से हम खाना खाते हैं, वो हमारे लिए ऑक्सीजन देते हैं, हमें धूप में छां देते हैं, देखने में सुंदर लगते हैं, ग्रीनरी देते हैं, क्या क्या नहीं देते हैं कि नहीं। मैम ऑलमोस्ट एवरीथिंग। Almost everything, 95% of our requirement they come from land यानी plants। उसी के हिसाब से प्लांट हमको मेडिसिन भी देते हैं, हमको टर्पेंटाइन ऑयल भी देते हैं, गम भी देते हैं, कैसे? पेपर भी देते हैं। तो प्लांट्स हमको हर तरह की चीजें देते हैं, फ्रूट्स एंड नट्स भी देते हैं। क्या बोल रहे हो? मैम मेडिसिन कैसे दे सकते हैं लैंड? लैंड नहीं, प्लांट, मेडिसिनल प्लांट्स नहीं होते। आयुर्वेदा क्या है? आयुर्वेदा जड़ी और औषधि प्लांट से ही तो बनता है, और प्लांट से जो बेटा मिनरल्स निकलते हैं उन्हीं से ये केमिकल वाले वो भी बनती है। एलोपैथी भी कहीं से तो प्लांट से ही बनता होगा ना। एलोपैथी भी तो क्या है, एलोपैथी जो दवाइयां बनाई जा रही है वो किसी ना किसी मटेरियल से ही बनाई जा रही है ना। अल्टीमेटली वो मटेरियल कहीं ना कहीं उगता होगा, समझ रहे हो। There are innumerable uses of plants that you can add some more। प्लांट्स के क्या क्या यूज है लिख लोगे। फूड देते हैं, पाउडर देते हैं, ऑयल देते हैं, गम देते हैं, मेडिसिन देते हैं, पेपर देते हैं, फ्रूट देते हैं, वेजिटेबल देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, लिख लोगे। ये लिखाने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली जो वाइल्ड लाइफ होते हैं एनिमल जैसे बर्ड, इंसेक्ट और एक्वेटिक लाइफ फॉर्म में पाई जाती है। वाइल्ड लाइफ का मतलब केवल एनिमल्स नहीं है, बर्ड भी आती है उसमें, उसमें इंसेक्ट भी आता है, उसमें एक्वेटिक यानी जो जानवर पानी में पाए जाते हैं वो भी उसमें आते हैं, ब्लू व्हेल वगैरह। दे प्रोवाइड, इसी तरह एनिमल हमें क्या प्रोवाइड देते हैं, बताओ। मिल्क देते हैं, मीट देते हैं, उनकी स्किन वगैरह से भी बहुत सारी मैम चीजें लेदर बनती देते हैं। वूल देते हैं, माइक्रो है कि ऑर्गेनिजम्स। नहीं। उसी तरह जो मैम लेदर लेदर भी मा- देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हमको बहुत सारे चीजें खाने में मतलब मेडिसिन। मैम हमें मेडिसिन देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उसी तरह जो बीज होती हैं वो हमें हनी देती हैं, है कि नहीं। इसी तरह ये सब क्या होता है, ये सारे हमारे एनिमल्स हैं। उसमें से कुछ हमारे ऐसे बर्ड्स होते हैं जो हमारे लिए डिकम्पोजर का काम भी करते हैं, क्योंकि अगर डिकम्पोजिंग नहीं होगी चीजों की तो पोल्यूशन बढ़ता जाएगा, है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल वल्चर्स सबसे बड़े क्लीनर बोले जाते हैं, क्योंकि वल्चर्स लोगों की डेड बॉडी को फीड करते हैं। वरना आपकी लाइव स्टॉक जितने सड़े हुए जानवर जो मर जाते हैं वो फिर एनवायरमेंट को पोल्यूट करेंगे। वो क्यों नहीं कर पाते ऐसा, क्योंकि वल्चर लाइफ स्टॉक को आके खा लेते हैं और उनकी डेड बॉडी फिर पूरी तरह वो खा लेते हैं, तो एटमॉस्फेयर में कोई पोल्यूशन नहीं होता। वल्चर्स भी एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं, समझ गए। इस तरह से प्लांट और एनिमल दोनों मिलकर के इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं। समझ में आ गई बात। अब अगला पॉइंट ये है कि ये वेजिटेशन या रिसोर्सेज बेटा कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। वेजिटेबल जो जो भी वेजिटेबल की जो ग्रोथ होती है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि जहां पर वेजिटेबल उगाई जा रही है वहां का टेम्परेचर कैसा है, वहां सर्दी पड़ती है, गर्मी पड़ती है, मॉइस्चर कैसा है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल जो चीजें प्लेन्स में उगती है वो पहाड़ों में नहीं उगती, मैंने पहले ही बताया था, है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल जो अखरोट वगैरह है या जो एप्पल्स वगैरह है, ये सब कहाँ पाया जाता है, ठंडे इलाके में, टी गार्डन्स वगैरह, है कि नहीं। सिमिलरली हमारे यहाँ पर हम नीम लगाते हैं, बबूल लगाते हैं, शहतूत लगाते हैं, इस तरह के पेड़ लगाते हैं। इसी तरह वर्ल्ड में अलग जगह पर अलग अलग तरह के वेजिटेशन पाए जाते हैं। कहीं पर फॉरेस्ट पाया जाता है, कहीं पर ग्रासलैंड पाया जाता है, कहीं पर केवल झाड़ी पाई जाती है, और कहीं पर टुंड्रा यानी बहुत ही कम ठंडे प्रदेशों में तो कुछ भी नहीं उगता। समझ गए। यस मैम। ओके, अब हम आगे क्या बात करने वाले हैं कि हमारे लिए बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, तो अब ये सब तो हमारे लिए इम्पोर्टेंस है। हमने देखो ये देख लिया कि इकोसिस्टम मतलब क्या है। कुल मिलाकर के ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बेटा जहां हम रह रहे हैं वो एक इकोसिस्टम है, क्योंकि एनिमल्स और प्लांट एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं कि नहीं, कि नहीं। अगर प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं सर्वाइवल के लिए, तो अगर दोनों में से कोई भी खतरे में होगा दूसरा तो खतरे में पड़ ही जाएगा,
फॉर एग्जाम्पल अगर फॉरेस्ट काट दिए गए तो हम लोग ऑक्सीजन कैसे लेंगे, है कि नहीं। एट द सेम टाइम अगर एग्रीकल्चर की पूरी जमीन इंडस्ट्रीज में यूज हो गई तो हम खाना कैसे खाएंगे, है कि नहीं। और अगर एनिमल्स बहुत सारे मर गए तो हमारे लिए जरूरतों का सामान है वो कैसे मिलेगा, समझ गए। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, अभी तक तो हमने ये देख लिया कि प्लांट्स हमें क्या यूज देते हैं, एनिमल हमें क्या यूज देते हैं, कर लोगे ये तो आसानी से, है कि नहीं। यस मैम। लेकिन मेन चीज ये है कि आजकल हम लोग इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं नंबर में ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन। बहुत सारे लार्ज एरिया है फॉरेस्ट के जो क्लियर किए जा रहे हैं, यानी पेड़ों को काटा जा रहा है। इसी वजह से वहां पर रहने वाले एनिमल्स भी अब मरते या एक्सटिंक्ट होते चले जा रहे हैं, है कि नहीं। और एट द सेम टाइम वेजिटेशन भी खतरे में है, यानी जंगल काटे जा रहे हैं तो बहुत सारी प्लांट की वैरायटी भी अब एक्सटिंक्ट हो रही है कि नहीं। ये प्रॉब्लम है। जैसे हमने वाटर में देखी थी ना क्या प्रॉब्लम है, कि पॉल्यूशन हो रहा है और इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की वजह से पानी ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो पॉपुलेशन बहुत बड़ा रीजन है कि हमारी वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ भी खतरे में है, क्योंकि हम जंगलों को क्लियर कर रहे हैं और एट द सेम टाइम हम अपने हैबिटाट जो एनिमल्स हैं उनके हैबिटाट को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उनके घरों को तोड़ रहे हैं। एट द सेम टाइम हम जंगल क्लियर कर रहे हैं तो उससे हमारे बहुत सारे प्लांट्स भी, उनकी वैरायटी को भी हम खतरे में डाल रहे हैं, ठीक है। इसमें लिखो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है वापस। फिर कंजर्वेशन के बारे में बात करेंगे, कंजर्वेशन कैसे किया जाता है। सो प्रॉब्लम ये है, ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन लार्ज फॉरेस्ट are being cleared. Due to increase in population, large number of forests are being cleared. ठीक है। Due to increase in population, large number of forests are being cleared. ठीक है, ठीक है। So many plants and animal are vanishing rapidly. So many plants are animals. So many plants and animals are vanishing यानी खत्म हो रहे हैं। So many plants are and animals are vanishing rapidly. Vanishing यहाँ लिखा हुआ है। So many plants and animal are vanishing rapidly. ठीक है। Done, ma'am. There is an urgent need to conserve these resources. अभी हमें urgently need है कि हम इन्हें conserve करें। There is an urgent need to conserve these resources. ठीक है, कैसे conserve करोगे बताओ बच्चों। तो कंजर्वेशन के मेथड हेडिंग डाल लो नीचे, फिर वन बाय वन डिस्कस करते हैं, ठीक है। By not killing animals for oil. राइट, पहला है गिव शेल्टर टू एनिमल्स, ठीक है। मैम फर्स्ट ये करना मैम बिल्ड बाय वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। करेक्ट करेक्ट, ये भी कर सकते हैं। तो गिव शेल्टर टू एनिमल्स, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना सकते हैं, मैम नेशनल पार्क्स, नेशनल पार्क बना सकते हैं, मैम जू भी तो हो सकते हैं मैम जहाँ पे एनिमल सेफ रहते हैं। जू बना सकते हैं, करेक्ट। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, मैम नेशनल पार्क, हाँ बेटा। मैम जू में तो एनिमल्स को केज में रखा जाता है तो फिर वो उनका अरे तो कंजर्वेशन पहले मैम बचाने वी के लिए कैन तो मेक करना सेपरेट पड़ेगा एरिया ना, फॉर देम। पहले तो बचाना पड़ेगा वरना मर जाएंगे ऐसे तो, जब तक हम पूरा फॉरेस्ट बनाएंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, ये दो एग्जांपल अभी लिख लो। ये हमें डिक्लेयर करके हम एनिमल्स को फिलहाल तो बचा सकते हैं, फिर बाद में हमें धीरे धीरे क्या करना पड़ेगा, एफॉरेस्टेशन। यही इसका भी इलाज यही है कि हमें फॉरेस्ट जितने काटे जा रहे हैं उनको वापस लगाना चाहिए ताकि एनिमल कंफर्टेबल रहे, ठीक है। बेसिकली फॉरेस्ट लगाने से सारी सब कुछ हो जाएगा, हाँ। बेसिकली फॉरेस्ट लगाने से सारी प्रॉब्लम का समाधान हो जाएगा। थर्ड क्या है,
डिक्रीज पोचिंग एंड इलीगल ट्रेड ऑफ एनिमल, है कि नहीं? क्योंकि बहुत सारे एनिमल इसीलिए भी मारे जा रहे हैं क्योंकि उनकी ट्रेडिंग होती है उनके स्किन की। डिक्रीज पोचिंग, पोचिंग का मतलब उनको मारा नहीं जाना चाहिए। डिक्रीज पोचिंग एंड इलीगल ट्रेड ऑफ मैम एनिमल, हंटिंग ऑफ एनिमल्स, illegal trade of, decrease poaching and illegal trade of animal products। जो एनिमल प्रोडक्ट्स की जो इलीगल ट्रेड हो रही, इस वजह से भी बहुत एनिमल्स को मारा जा रहा है कि नहीं? डिक्रीज पोचिंग एंड, पोचिंग यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, जिसको पोचिंग नहीं समझ आ रहा ना कैसे लिखना है, तो ये पोचिंग। तो डिक्रीज पोचिंग एंड इलीगल ट्रेड ऑफ एनिमल प्रोडक्ट। अगर हम पोचिंग ही बंद कर दें तो भी एक तरीका है उनको बचाने का, ठीक है? तीन पॉइंट हो गए। यस मैम। ओके, चौथा लिख लो बेटा, कंजर्वेशन ऑफ लेक एंड वेटलैंड। कुछ एनिमल्स और बर्ड्स होती हैं वो वेटलैंड और लेक वाले इलाके में पाई जाती हैं। वेटलैंड एक ऐसा एरिया है जहाँ पे पानी पाया जाता है और वहां पर ढेर सारी बर्ड्स पाई जाती हैं, आसपास अच्छी जमीन होती है, फर्टाइल लैंड। क्या करना है? कंजर्वेशन ऑफ, फोर्थ पॉइंट है कंजर्वेशन ऑफ लेक्स, क्योंकि हमें एक्वेटिक एनिमल्स को भी तो बचाना है ना, ऐसा थोड़ी ना कि बस लैंड के एनिमल को बचाना है। तो कंजर्वेशन ऑफ लेक, रिवर्स एंड वेटलैंड, ठीक है? दलदली वाला जो इलाका होता है वो होता है वेटलैंड, वहां पर ढेर सारे एनिमल्स, अलग तरह की वैरायटी पाई जाती है, बहुत सारे बर्ड्स भी होते हैं। कंजर्वेशन ऑफ लेक, रिवर एंड वेटलैंड, ये भी हम कर सकते हैं, ठीक है? फिफ्थ पॉइंट है बेटा अवेयरनेस। लोगों में हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए, जैसे मैं तुम लोगों को अवेयर कर रही हूँ, ठीक है? अवेयरनेस प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम करने से लोगों को पता चलता है कि ये सब चीजें गलत हैं और लोग थोड़े जागरूक हो जाते हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम लाइक वन महोत्सव। वन महोत्सव एक सुना होगा नाम कभी, Yes, ma'am. उसमें लोगों को बताया जाता है, बहुत सिटीज में होता है। तो अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाए जा सकते हैं, ठीक है? लाइक वन महोत्सव, इन सबको इनकरेज किया जाना चाहिए, ठीक है? ओके, स्ट्रिक्ट लॉज, सिक्स पॉइंट क्या होना चाहिए? स्ट्रिक्ट लॉज, किस चीज के अगेंस्ट होने चाहिए स्ट्रिक्ट लॉज? Killing animals and illegal trades of Correct. Strict laws against killing animals and birds. Animals and birds को कोई kill ना करे उसके लिए strict laws भी होने चाहिए, ठीक है? and not caring of animals, like अगर हम किसी एनिमल को फूड, शेल्टर, वाटर सब प्रोवाइड नहीं करेंगे तो फिर हम उसकी डेथ हो जाएगी हाँ अल्टीमेटली। हाँ, वो तो फूड पार्क में होता ही है, जो पहला है ना प्रोवाइडिंग शेल्टर टू एनिमल्स, उसमें ही इंक्लूडेड है बेटा वो पॉइंट, ओके मैम। ठीक है? ये हो गए हमारे पूरे 6 पॉइंट, ठीक है? इसी तरह एक एग्जाम्पल में एक इंटरनेशनल कन्वेंशन बनाया गया है, उसका नाम है साइट्स, ठीक है? ये कन्वेंशन है रोकने के लिए, जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना, इलीगल ट्रेड रोक देनी चाहिए बहुत सारे स्पीसीज एनिमल्स वगैरह की। ये वाला कन्वेंशन है इलीगल ट्रेड को रोकने के लिए, जिसमें ट्रेड प्रोहिबिट है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मतलब ये कन्वेंशन अभी चल रहा है, इसके थ्रू एनिमल्स और बर्ड का इलीगल ट्रेड प्रोहिबिटेड है, समझ गए? बहुत सारे जो एनिमल्स हैं जिनको हम ट्रेड करते हैं प्रॉफिट के पर्पज से, वो एक साइट्स नाम का कन्वेंशन है, उसमें उसको बैन किया गया है, समझ गए? वर्ल्ड लेवल पर ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, ठीक है? ओके, तो अभी के लिए हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। किस किस को समझ में आ गया? मैम मेरे को चलो एमसीक्यूज कर लेते हैं, आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन, वो तो ये तुम लोगों को घर से करके लाना है, 1 to 5। मैम मैं कैसे करूँगा? तुम अपने चैप्टर का कर लेना, वाटर वाला पोर्शन। मैम फिर अपने अलग भेजूँ मैं? हाँ हाँ, अलग कोई दिक्कत नहीं, एक ही जैसे क्वेश्चन होते हैं मित्र, कम होता है अपना क्वेश्चन अपना। मैम मेरे में वो नहीं है नेचुरल लाइफ वाले, ये जो आपने अभी एनिमल्स के पढ़ाए थे, तो मेरे में ये नहीं है। तो अगले चैप्टर में होगा, कहीं ना कहीं होगा जरूर, ठीक है? तो वाटर वाला आप कर लेना, उसमें से अपने, अगर आपके यहाँ जो बुक चलती है आप उसी को कर लो, ऑलमोस्ट सारी चीजें, ठीक है?
Which one of the following is not a factor of soil formation? बताओ. सॉइल टेक्सचर, क्योंकि टाइम भी फैक्टर है, ऑर्गेनिक मैटर भी फैक्टर है. टेक्सचर का मतलब कलर कैसा दिख रहा है, ये थोड़ी ना कोई फैक्टर होता है. सॉइल फॉर्मेशन का फैक्टर नहीं है, रिजल्ट है. सॉइल बन जाती है तब उसमें सॉइल टेक्सचर पाया जाता है ना, है कि नहीं? सॉइल बन जाएगी तब सॉइल टेक्सचर होगा ना, फॉर्मेशन में थोड़ी ना टेक्सचर यूज होता है. टेक्सचर तो सॉइल बनने के बाद हम देखते हैं किस कलर की है सॉइल, कैसा दिख रही है. Which one of the following method is the most appropriate to check the soil erosion? मल्चिंग. स्टीप स्लोप की बात चल रही है. मैम टेरेस कल्टीवेशन. टेरेस कल्टीवेशन. क्योंकि स्टीप स्लोप मतलब पहाड़, और मैंने पढ़ाया था कि मैम वो स्टीप स्लोप में मैम फ्लैट लैंड पे किए जाते फार्मिंग. स्टीप स्लोप में किया जाता है टेरेस कल्टीवेशन. Which of the following is not a favor of conservation of nature? इसमें से कौन सी चीज कंजर्वेशन के फेवर में नहीं है? स्विच ऑफ बल्ब व्हेन नॉट इन यूज. नहीं. मैम डिस्पोज पॉलीबैग्स. पॉलीबैग्स, क्योंकि पॉलीबैग्स तो और ज्यादा पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं, है कि नहीं? पॉलीबैग्स इसीलिए तो बैन हो गए थे बीच में ना बेटा. यस. जूट के और कपड़े के बैग इसलिए चलने लगे थे क्योंकि पॉली बैग तो और ज्यादा क्या करने लगे हैं, पोल्यूशन को, प्लास्टिक पोल्यूशन को बढ़ा रहे हैं, है कि नहीं? यस मैम. ठीक है, आगे है ट्रू एंड फॉल्स. पहले कर लेते हैं, मैचिंग बाद में करेंगे. गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन ऑफ इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड रीजन. यानी True. गंगा और ब्रह्मपुत्र रीजन में बहुत सारे लोग रहते हैं इंडिया में. ट्रू. सही बात है, क्योंकि ये प्लेन है और प्लेन में बहुत सारे लोग रहते हैं. अगला है वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन इंडिया इज डिक्लाइनिंग. पानी कम हो रहा है इंडिया में. यस मैम. ये भी ट्रू है. रो ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन द कोस्टल एरियाज टू चेक द विंड मूवमेंट इज कॉल्ड इंटरक्रॉपिंग. इसको इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं क्या? फॉल्स. लंबी सी बेल्ट को लगा देते हैं, इसको क्या बोलते हैं? शेल्टर बेल्ट. ठीक है, तो ये फॉल्स है. ह्यूमन इंटरफेरेंस चेंजेस द क्लाइमेट कैन मेंटेन. ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड चेंज ऑफ क्लाइमेट कैन मेंटेन द इकोसिस्टम. अगर हम ह्यूमंस इंटरफेयर करेंगे और क्लाइमेट को बदल देंगे तो इकोसिस्टम मेंटेन बना रहेगा. नो मैम. ये फॉल्स है. इकोसिस्टम का बैलेंस बिगड़ जाएगा. मैचिंग आपको खुद घर में करनी है. मैचिंग और फर्स्ट आपको घर में खुद करना है. ठीक है, कर लोगे? क्योंकि आपको सब पता है कि बायोस्फीयर का क्या मतलब है, ह्यूमस का क्या मतलब है, सब क्लास में डेफिनेशन कराई जा चुकी है. ठीक है, सो ऑन दैट नोट गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे. बाय बाय. थैंक यू मैम.